पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं देव वैरागी की सस्पेंस भरी कहानी द अननोन कॉलर, मेरे यानी अद्वैत के साथ। हाँ, रमेश जी उस समय शांत खड़े होकर मीनाक्षी जी की डांट खा रहे थे और उस समय वहाँ विक्की भी था, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा और तमाशा देखता रहा। लेकिन आपको कैसे पता ये बात? क्या आप भी उस समय वहीं पर मौजूद थीं? मैंने फिर से सवाल किया। जी, मैं मौजूद तो नहीं थी, लेकिन उस रात को उनके चिल्लाने की आवाज यहाँ तक सुनाई पड़ रही थी। उसके बाद क्या हुआ? फिर मीनाक्षी जी उदास रहने लगीं। उन्हें उस बात का बहुत गहरा सदमा लग चुका था और देखते ही देखते 2 दिनों बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत सदमे की वजह से ही हुई थी। मैंने कहा, ओह, तो फिर मीनाक्षी जी की मौत के बाद विक्की ने क्या करा? क्या वो अब भी चुप था? जी नहीं, मीनाक्षी जी की मौत के बाद तो वो जैसे पूरा ही बदल गया। विक्की अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार रमेश जी को ही मानने लगा और इसी वजह से विक्की रमेश जी से नफरत करता है। मैंने टेबल पे रखे हुए पानी को पीकर मोहिनी से कहा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि विक्की ने ही उसके बाप को पानी में फेंका था। हाँ, ऐसा हो सकता है, मोहिनी ने कहा। रमेश के अतीत की कहानी मुझे बहुत आगे ले जा रही थी। मेरा पूरा शक अब विक्की पर था। मैंने मोहिनी जी को शहर ना छोड़ने का बोल और उनसे फिर मुलाकात होने का बोलकर वहां से जाने लगा। मैं मोहिनी के घर से निकलकर बाहर निकला। घर के बाहर केलकर जीप के पास खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी झुकी हुई नजरें ये साफ बता रही थीं कि वो नकाब पोश लड़के को पकड़ नहीं पाया। मैं उसके पास गया और उसने मुझे सब बताया कि किस तरह वह लड़का उन्हें चकमा देकर गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, साला कभी तो हाथ लगेगा। इतना बोलकर मैं केलकर के साथ गाड़ी में बैठा और थाने आ गया। रास्ते में केलकर को मोहिनी और मेरे बीच हुई सारी बात बता दी। थाने पहुंचकर मैंने मंडलोई को विक्की की फोटो देकर कहा कि सारे पुलिस स्टेशन में ये फोटो भेज दे और फिर सबको विक्की की तलाश में लगने का बोल दिया जाए। मैंने भी अपने खबरी को विक्की की फोटो भेजते हुए कहा कि जल्द से जल्द मुझे इसका पता बताओ। उस पूरे दिन में खुद जगह जगह उस विक्की की फोटो के साथ घूमा, लेकिन विक्की का कोई पता नहीं चला। शाम ढली। मौसम ने अपनी गर्माहट छोड़ ठंड की चादर को पकड़ लिया। रात के 10:30 बज चुके थे। मैंने सोचा कि क्यों ना घर ही चले जाऊं। यह सोचकर मैं घर के लिए निकल गया। रोज के नियम का पालन करते हुए मैं सो गया। 5वां दिन। अगले दिन अपने आप सुबह जल्दी मेरी नींद खुल गई। मैं जल्दी ही तैयार हो गया और थाने के लिए जाने लगा। मैं दरवाजा ही बंद कर रहा था कि तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मौत का खेल शुरू हो चुका है। मौत के इस खेल की पहली लाश से मिलने के लिए तैयार रहिए। आपकी चिंता। ये मैसेज उसी साइलेंट किलर का था। उसके मैसेज को पढ़कर मेरे अंदर का खून बहुत तेजी से उबलने लगा। मेरा गुस्सा और भी बढ़ता उसके पहले ही मेरी मोबाइल की घंटी बजी। ये कॉल मेरे खबरी का था। मेरा खबरी मुझे तभी फोन करता है जब कोई बहुत जरूरी बात बतानी हो। मैं समझ चुका था कि उसे विक्की के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता चल गया होगा। मेरे खबरी ने मुझे बताया कि आज दोपहर 11 बजे के बाद विक्की किसी से मिलने वाला है, शहर के बाहर वाले मंदिर में, जो अब खंडहर बन चुका है। उसकी बात सुनकर मन में बहुत खुशी हुई। मैंने उसे शाम तक उसका इनाम देने की बात कहकर फोन कट किया। मुझे बेसब्री से 11 बजे का इंतजार था। मैं थाने में बैठा बैठा वहां जाने की पूरी तैयारी कर चुका था। इस समय 10 बज रहा था। मैं केलकर के साथ उस खंडहर में जाने के लिए निकल पड़ा और मंडलोई को थाने में ही रहने का बोल दिया। केलकर के साथ मैं पांडे और राज को भी लेकर आया था। ये दोनों कांस्टेबल थे। मैं करीबन 20-25 मिनट में वहां पहुंच गया। हमारी गाड़ी को आता देख वहां अपना डेरा लगाए बहुत से लड़के दीवार लांघकर भागने लगे। उन्हें लगा कि हम उन्हें पकड़ने आए हैं। वैसे आजकल के लड़के भी ना, जहां सुनसान जगह मिली नहीं वहीं अपने शरीर को खत्म करने में लग जाते हैं। मैंने गाड़ी दूर रुकवाई और पांडे को अपने साथ रख केलकर को पीछे की तरफ जाने के लिए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि विक्की मेरे हाथों से आज बच के निकल पाए। हम सब अपनी अपनी जगह ले चुके थे। हमारे कानों में लगे हुए ब्लूटूथ हम सबको जोड़ कर रखे हुए थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि विक्की और वह अनजान शख्स उस टूटे हुए मंदिर के गर्भगृह में ही मिलेंगे।
इसलिए मैंने अपनी जगह भी ऐसी जगह ही रखी जहां से मैं विक्की को आसानी से देख सकूं। समय बीता। कुछ देर बाद विक्की आया। उसने सफेद कलर की टी शर्ट और नेवी कलर की जीन्स पहन रखी थी। उसके आते ही मैंने सभी को सचेत होने के लिए कहा। विक्की को देखते ही मेरे दिल ने कहा कि इसे अभी पकड़ लो, लेकिन फिर मैं ये सोचकर रुक गया कि जो व्यक्ति इससे मिलने आने वाला है, हो सकता है कि वो साइलेंट किलर हो। फिर कुछ देर बाद उससे मिलने कोई आया। वह औरत थी या फिर कोई आदमी था, ये जान पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसने बुर्का पहन रखा था। उसकी चाल औरतों जैसी थी, लेकिन उसका शरीर एक आदमी जैसा। मैं केलकर को और पांडे को उसे पकड़ने का बोलने ही वाला था कि तभी मेरे मोबाइल की घंटी ने बजना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत फोन को कट किया और दीवार के सहारे सटी हुई गर्दन को निकाल कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मतलब फोन की घंटी सुनते ही वह दोनों कहीं छुप गए थे। मैंने अपनी पिस्टल निकाली और मंदिर के गर्भगृह में जाने लगा। अंदर जमीन पर सूखी हुई पत्तियां थी और कुछ जालों के साथ थोड़ा अंधेरा भी था। मैं आगे बढ़ रहा था, तभी पीछे से सूखी पड़ी हुई पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो विक्की भागने की कोशिश कर रहा था। विक्की ने मुझे देखते ही मेरे ऊपर नीचे पड़ी हुई सूखी पत्तियां उठाकर फेंकी। वो भले ही सूखी पत्तियां थी, लेकिन उनमें छिपी हुई धूल से मेरी आंख बंद हो गई। मैं अपने हाथों से अपनी आंखों को बंद कर उन्हें मसलने लगा। जैसे ही मुझे राहत मिली, मैं विक्की के पीछे भागा। भागते भागते मैंने पांडे को गर्भगृह में जाने के लिए कहा, क्योंकि मुझे लगा कि वह बुरखे वाला वहीं पर होगा, और केलकर को विक्की के पीछे भागने के लिए कहा मेरे साथ। विक्की बड़ी ही तेजी से भागे जा रहा था। मैं भी उसके पीछे तकरीबन 5-7 मीटर की दूरी पर भाग रहा था। विक्की भागते भागते मंदिर से बाहर निकलकर कच्चे रोड पर जा पहुंचा। मेरी दाईं तरफ से केलकर भी विक्की को पकड़ने में मेरा साथ देने लगा। थोड़ी दूर भागने पर विक्की के सामने एक बाउंड्री वॉल आ गई, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। तो दोस्तों, कहानी यूं ही जारी रहेगी और इसके नए मोड़ को जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू पॉकेट FM।